So now after the polyhydramnios, जो एमनियोटिक फ्लूइड के abnormalities के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था पोलीहाइड्रोमनियोस के बारे में, जहां पे एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम था इट वाज लाइक मोर देन 2 लीटर, या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की जो ओवरऑल जो वैल्यू थी वो इट वाज मोर देन 25 सेंटीमीटर। गाइस उसके बाद हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटेड टू एमनियोटिक फ्लूइड अबनॉर्मलिटी, इसका नाम है ओलिगोहाइड्रोमनियोस। क्या नाम है? ओलिगोहाइड्रोमनियोस। हाइड्रोमनियोस वर्ड यूज किया गया है किसके लिए? हाइड्रोमनियोस वर्ड इज यूज फॉर एमनियोटिक फ्लूइड। ओलिगो का मतलब होता है लेस, तो ओलिगो का मतलब क्या है? लेस। हाइड्रोमनियोस वर्ड इज यूज फॉर एमनियोटिक फ्लूइड। यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, लाइक वी कैन से लिक्विड एमनी, AMNII। ऑलराइट गाइस, तो लिक्विड एमनी भी इसको बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड का ही नाम है, एमनियोटिक फ्लूइड का ही दूसरा नाम है लिक्विड एमनी। तो गाइस एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होना? लेस होना। लेस एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोस। इसके बारे में सबसे पहला वर्ड तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए, इट इज ए रेयर कंडीशन। इट इज ए रेयर कंडीशन। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस या पॉलीहाइड्रोमनियोस, इन दोनों में से कॉमन कौन सी कंडीशन है, तो आपका वहां पर आंसर क्या आएगा कि सर ओलिगोहाइड्रोमनियोस जो होता है दैट इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन। सॉरी, जो पॉलीहाइड्रोमनियोस होता है वो एक कॉमन कंडीशन है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस इज ए रेयर कंडीशन। मतलब बहुत ही कम प्रॉब्लम में होता है या बहुत ही कम फीमेल में ये कंडीशन अक्कर्स होती है। कौन सी? ओलिगोहाइड्रोमनियोस की। चलिए अब हम इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस का क्या मतलब होता है। देखिए, व्हेन लिक्विड एमनी is less than 200 ml, when the liquid amni is less than 200 ml or overall value of amniotic fluid index is less than 5 centimeter, less than 5 centimeter, or if overall diameter of a vertical pocket, overall diameter of a vertical pocket of amniotic fluid index is less than 2 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला? दोबारा ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पर आपको बताया कि इट इज ए रेयर कंडीशन। इसका मतलब समझा रहा हूं कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस का मतलब होता क्या है, वो सुनिए कि जब लिक्विड एमनी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 200 ml से, टोटल 200 ml से कम हो, या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, ओवरऑल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वो 5 सेंटीमीटर से कम। मैंने कहा था 5 और 25 के बीच में 5 to 25 जो होता है वो नॉर्मल होता है। मैंने आपको कहा था 25 से ज्यादा मतलब पॉलीहाइड्रोमनियोस, अगर 5 से कम मतलब ओलिगोहाइड्रोमनियोस। तो अगर 5 से कम है, या फिर एक सिंगल पॉकेट की जो एमनियोटिक फ्लूइड के जो डायमीटर्स हैं उसमें एक वर्टिकल पॉकेट की जो लेंथ है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तो ओवरऑल डायमीटर ऑफ ए वर्टिकल पॉकेट, एक वर्टिकल पॉकेट की बात हो रही है। टोटल पॉकेट कितने होते हैं? 1 2 3 4 पॉकेट्स होते हैं। तो ओवरऑल डायमीटर ऑफ ए वर्टिकल पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, देन कंडीशन इज कॉल्ड एज, कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज ओलिगोहाइड्रोमनियोस। हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहेंगे। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट दी ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ये किसका मतलब मैंने आपको यहां पर क्या समझाया है? यहां पे मैंने आपको ओलिगोहाइड्रोमनियोस का मीनिंग समझाया है कि बेसिकली ओलिगोहाइड्रोमनियोस की सिचुएशन में होता क्या है।
कि ओवरऑल जो फ्लूइड है पूरे एमनियोटिक कैविटी में वो या तो 200 ml से कम है, कब 200 ml एट टर्म। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो गाइस अब ध्यान से सुनिए, when the liquid amni और when the amniotic fluid is less than 200 ml, अगर amniotic fluid 200 ml से कम है एट टर्म, या फिर amniotic fluid इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम है, पूरी इंडेक्स का जो हमने जोड़ किया तो वो अगर इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक डायमीटर का, एक वर्टिकल पॉकेट का डायमीटर 2 सेंटीमीटर से कम है, तो पूरी कंडीशन का हम क्या नाम देंगे? ओलिगोहाइड्रोम्यूस नाम देंगे। ऑलराइट गाइस, ओलिगोहाइड्रोम्यूस क्यों होता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसका वॉल्यूम इतना कम प्रेगनेंसी में क्यों रह जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। So guys, now what we will discuss? Now we will discuss regarding the etiology of oligohydramnios. So let's discuss. So now we will discuss regarding the etiology, causes, क्या कारण होता है ओलिगोहाइड्रोम्यूस का। तो ओलिगोहाइड्रोम्यूस की etiology को पढ़ने के लिए हमने एक छोटा सा एक मैनेमिक्स बनाया है, मतलब छोटी सी आपके लिए ट्रिक बनाई है। वो क्या ट्रिक है आप लोगों के लिए? जो छोटी सी ट्रिक है उसका नाम है दिल में प्यार, या पपार, आप कुछ भी बोलिए इस चीज को बेसिकली। ये क्या है? दिल में पपार या दिल में प्यार, या आप ऐसा कह सकते हो रेड से प्यार, रेड से प्यार। ओके, चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इससे हमें क्या चीजें समझ में आती हैं, क्या इटियोलॉजी हमें यहां पर समझ में आएगी, वो चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, इस सबसे पहले दिल की मैं बात करता हूं तो डी गोज फॉर ड्रग्स। मैं डी में यहां पर किसकी बात करूंगा कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो सकती है या ओलिगोहाइड्रोम्यूस हो सकता है, किसके कारण से? ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। ड्रग्स के बारे में बात करूं तो यहां पर मैं कहूंगा लाइक इंडोमेथाजिन या फिर एसीई इनहिबिटर्स। हमने पॉलीहाइड्रोम्यूस के मैनेजमेंट में पढ़ा था किसके बारे में? इंडोमेथाजिन के बारे में, कि हम इंडोमेथाजिन दे सकते हैं। इंडोमेथाजिन क्या होता है? इट इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। देखिए, अगर हमने प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर हमने किसी पेशेंट को किसी और प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, प्रेगनेंसी में किसी और प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए अगर हमने प्रेगनेंसी में इंडोमेथाजिन दिया है, तो वो इंडोमेथाजिन क्या करवा सकता है? उस मदर में ओलिगोहाइड्रोम्यूस करवा सकता है। ऑलराइट, तो इंडोमेथाजिन एंड एसी इनहिबिटर्स आर द ड्रग्स विच कैन कोज, ये दो ऐसी दवाइयां हैं जो ओलिगोहाइड्रोम्यूस करवा सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डी का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आई का यहां पर मतलब है आईयूजीआर। आई का मतलब क्या है? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो अगर बेबी में ग्रोथ रिटार्डेशन है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, तो ऑब्वियसली एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन भी वहां पर कैसा होगा? कम होगा। जब प्रोडक्शन कम है मतलब ओलिगोहाइड्रोम्यूस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दी एल का मतलब है यहां पे लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने क्या कहा? लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने लग जाए, बाहर लीक होने लग जाए, किस कंडीशन में? जैसे इन केस ऑफ एमनियोसेंटेसिस, प्रोसीजर करते हैं ना जो हम लोग एमनियोसेंटेसिस, उसकी वजह से लीक हो सकता है, या फिर इन केस ऑफ कोरियोनिक विलई सैंपलिंग, या सीवीएस की वजह से, मतलब कोरियोनिक विलई सैंपलिंग की वजह से भी पेशेंट में क्या हो सकता है? एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो सकता है। अगर फ्लूइड लीक होगा तो क्या होगा? यूट्राइन कैविटी में या एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी और कंडीशन का नाम क्या हो जाएगा? ओलिगोहाइड्रोम्यूस हो जाएगा। चलिए, ये हमारा पहला मैनेमिक्स कंप्लीट हुआ, दिल। अब बात आते हैं में। यहां पे इसका मतलब यहां पर होगा मैटरनल कंडीशन। मतलब ये
ऊपर वाला प्रॉब्लम था कुछ दवाइयों की वजह से, फ्लूइड लीक होने से, उन सब की वजह से। अब अगर मदर को, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं लाइक मैटरनल कंडीशंस। कौन सी मैटरनल कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं? लाइक हाइपरटेंशन, मैटरनल कंडीशंस लाइक प्री एक्लाम्सिया, या हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो PIH हमने जिसको नाम दिया था। तो वो मैटरनल कंडीशन वहां पर क्या कर सकता है? दैट कैन कॉज दी ओलिगोहाइड्रोमनियोस, मतलब बहुत ज्यादा BP बढ़ने की वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो सकता है। फाइन, नेक्स्ट वन। चलिए, हमारा पहला मैनेमिक्स दिल कंप्लीट हुआ, फिर हमने मैन कंप्लीट किया। अब हम बात करें किसके बारे में? प्यार या रेड से प्यार या PPAAR के बारे में बात करते हैं। ये क्या चीज है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला इटियोलॉजी कंप्लीट हुआ कि ऐसे कारण हैं, हम कारण पढ़ रहे हैं, इटियोलॉजी पढ़ रहे हैं। किस चीज की इटियोलॉजी पढ़ रहे हैं? हम इटियोलॉजी पढ़ रहे हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस की, इनके कारण से हो सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा ड्रग्स, कि ड्रग्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। दूसरा हमने पढ़ा IUGR, मतलब IUGR की वजह से हो सकता है, मतलब ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से। तीसरा हमने पढ़ा फ्लूइड लीक होने की वजह से। चौथा हमने पढ़ा मदर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एग्जांपल प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लाम्सिया। फाइन, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुए, मतलब इटियोलॉजी क्लियर हुई। अब हम लास्ट इटियोलॉजी की तरफ चलते हैं। यहां पे सबसे पहले जो सबसे पहला P है उसका मतलब है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। देखिए गाइस, जनरली अगर मैं आपसे बात करूं कि 36 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है? 1 लीटर होता है। अगर आप बात करो 40 वीक पे तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है? अराउंड 600 to 800 ml होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे प्रेगनेंसी 36 वीक के बाद, मैं बात कर रहा हूं, दोबारा से सुन लेना, 36 वीक बाद में, आफ्टर दैट what will happen, the volume of amniotic fluid will start to decrease। इसका वॉल्यूम जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। पोस्ट टर्म, देखिए टर्म का मतलब है 37 to 42 वीक, मैक्सिमम 42 वीक। फाइन, जनरली 40 वीक पर हो सकता है। अगर कोई प्रेगनेंसी 44 वीक पे एंड अप होती है, मतलब 44 वीक तक प्रेगनेंसी चली जाती है, कितने वीक तक? 44 वीक तक। तो क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाएगा। तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, टर्म के बाद में भी जो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती है वो भी एक कारण होता है किसका? ओलिगोहाइड्रोमनियोस का। फाइन, नेक्स्ट P, तो PPAAR है, डबल PAAR। फर्स्ट P का मतलब हमने क्या समझा? फर्स्ट P का मतलब हमने यहां पर समझा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट यहां पर P का मतलब होगा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। फाइन, नेक्स्ट वन A। इस A का मतलब यहां पर क्या होगा? इस A का मतलब होगा यहां पर एमनियोटिक नोडोसम, एमनियोटिक नोडोसम। यहां पे एमनियोटिक नोडोसम का मतलब क्या होता है? लाइक हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब एक बिनाइन मास ऑफ एमनियोटिक लेयर और प्लेसेंटा। अब एमनियोटिक नोडोसम का मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि क्या मतलब है एमनियोटिक नोडोसम का। गाइस, एमनियोटिक नोडोसम का मतलब होता है एक बिनाइन मास, एक बहुत बड़ा गुच्छा या मास का बड़ा हो जाना। मास कहां पर? एमनियोटिक लेयर के ऊपर या फिर प्लेसेंटा के यहां पर, विच prevents the placental transudation in amniotic cavity। तो उसमें क्या होगा? जैसे सपोज कीजिए लाइक ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के यहां पर अगर कोई बड़ा सारा मास इकट्ठा हो गया तो क्या होगा? प्लेसेंटा के यहां से जो सीरम लीक हो रहा है, प्लेसेंटा के यहां से जो सीरम नीचे आता है जिसको हमने ट्रांसुडेशन बोला था, ट्रांसुडेशन का मतलब होता है सीरम। ऑलराइट, तो ये ट्रांसुडेशन जो होगा वो उसको रोक देगा। कौन? ये मास जो यहां पर है वो चीज। तो इस मास का नाम हमने क्या बोला था? दिस मास इज कॉल्ड एज नोडोसम। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमने P का मतलब क्या समझा? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। सेकंड P का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तीसरा A का मतलब है एमनियोटिक नोडोसम। अगेन A का मतलब और क्या होगा?
फाइन, तो एमनियोटिक नोडोसम का शायद आपके लिए यहां पर मीनिंग क्लियर है। फाइन, नेक्स्ट वन, ए का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि लाइक अब्रप्सियो प्लेसेंटा, you can say like this chronic abruptio placenta। ऑलराइट गाइस, मैंने क्या बोला, क्रोनिक अब्रप्सियो प्लेसेंटा। फाइन, तो अब्रप्सियो प्लेसेंटा के बारे में हमने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लाइक प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर प्लेसेंटा लगातार रप्चर होना शुरू हो जाए, कंटिन्यूसली प्लेसेंटा अपने सरफेस एरिया को कम करके रप्चर मतलब अपने स्पेस से अलग होना या सेपरेट होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, वहां पर जो प्लेसेंटा से जो ट्रांसपोर्टेशन आता है, जो फ्लूइड आता है, वो पूरा बंद हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा। फाइन, तो ये एक और कारण है। तो गाइस हम पढ़ते थे डबल पी डबल ए, क्या बच गया, आर बच गया। हमने पी का मतलब क्या समझा, पी का मतलब पोस्टम प्रेगनेंसी, दूसरे पी का मतलब क्या था, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन था। इस ए का मतलब था एमनियोटिक नोडोसम, दूसरे ए का मतलब था अब्रप्टेड प्लेसेंटा, अब्रप्टेड प्लेसेंटा। ए का ना मतलब था एमनियोटिक नोडोसम मतलब मास बन जाना, वहां पे कोई ट्यूमर बन जाना, दूसरा है अब्रप्टेड प्लेसेंटा। अब पढ़ते हैं सबसे लास्ट इटियोलॉजी, द लास्ट इटियोलॉजी आर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इस आर का मतलब यहां पर क्या है, आर का मतलब है यहां पर रीनल एजेनेसिस। इस आर का मतलब यहां पर क्या है, रीनल एजेनेसिस। गाइस रीनल एजेनेसिस में क्या आएगी, रीनल ओके, आर का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं रीनल पैथोलॉजी, आप इसको रखिए रीनल पैथोलॉजी, मतलब फीटस के अंदर कोई रीनल पैथोलॉजी अगर हो जाए, किडनी से रिलेटेड या यूरिथ्रल, लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि रीनल सिस्टम से रिलेटेड, किडनी से या रीनल सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई पैथोलॉजी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग क्या में रख रहे हैं, रीनल पैथोलॉजी में रख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है किसका, ओलिगोहाइड्रोमनियस का। इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, इसमें हम पॉइंट रख सकते हैं, सबसे पहले रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अबनॉर्मल या इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ किडनीज। एजेनेसिस का मतलब आप क्या कहोगे, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ किडनी। इससे क्या होगा, नो यूरिन आउटपुट, नो एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने क्या लिखा आपको कि अगर किडनी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ फीटस में, मान लीजिए किसी कारणवश किडनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, किडनी क्या नहीं बनाएंगी, यूरिन नहीं बनाएंगी, और एमनियोटिक फ्लूइड का तो सबसे बड़ा जो कंटेंट है वो क्या होता है, फीटस का यूरिन होता है। अगर किडनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो यूरिन का डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब नो यूरिन आउटपुट, मतलब नो एमनियोटिक फ्लूइड। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, चलिए उस मुद्दे पे हम लास्ट में आएंगे। फाइन, तो रीनल एजेनेसिस, रीनल एजेनेसिस के अलावा हम कह सकते हैं यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। मान लीजिए किडनी अच्छे से काम कर रही हैं, बट जो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, यूरिथ्रा से जो यूरिन आ रहा है ब्लैडर में वो नहीं आएगा, फ्रॉम द यूरिथ्रा द यूरिन विच इज कमिंग इनटू द ब्लैडर वो नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिथ्रा ब्लॉक हुए तो भी यूरिन आउटपुट नहीं होगा, उसकी वजह से भी पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आएगी, डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। फाइन, या हम कह सकते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस। फाइन, इसके अलावा अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे हम कह सकते हैं मल्टीसिस्टिक रीनल डिजीज। फाइन, ये हो गया हमारा आर। मल्टीसिस्टिक, सिस्टिक का मतलब क्या है, सिस्टिक का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सिस्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं एक लीजन या एक मास, किसमें, किडनी के अंदर। अगर दोनों साइड की किडनी के अंदर कोई बड़ा एक, जैसे सपोज लाइक किडनी है, उस किडनी में एक मान लीजिए 20 mm का या 10 mm का अलग अलग जगह पे सपोज कोई मास होता है, उससे क्या होगा, किडनी फंक्शन डिफरेंट होंगे, या जो नॉर्मल जीएफआर होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कम हो जाएगी। तो किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी यहां बन तो गई, बट किडनी में क्या है, सिस्ट है, एक सिस्ट नहीं है, मल्टी सिस्ट है, तो वो भी किडनी की प्रॉब्लम भी क्या करवाएगी, यूरिन आउटपुट को कम करेगी, और फाइनली
ओलिगोहाइड्रोमनियोज होगा। तो गाइस किडनी से रिलेटेड मैंने आपको क्या चीजें बताई, किडनी से रिलेटेड मैंने आपको कहा रिलेटेड टू रीनल एजेनेसिस, सबसे मेन चीज यही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। फाइन, नेक्स्ट वन यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फाइनली मल्टीसिस्टिक रीनल डिजीज। ऑलराइट, ये सब ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू दी ओलिगोहाइड्रोमनियोज। गाइस मैंने आपकी स्क्रीन पे सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। मैंने यहां पर आपको क्या क्या चीजें बताई, मैंने यहां पर आपको बताया ईटियोलॉजी ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज कि ओलिगोहाइड्रोमनियोज जो होता है वो क्यों होता है। इसके पीछे मैंने यहां पर आपको कुछ मैनेमिक्स के बारे में दिया, कुछ ट्रिक्स दी। सबसे पहले दिल, दिल का मतलब यहां पर डी फॉर ड्रग्स। आई का मतलब मैंने बताया आयुजीआर मतलब ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। एल का मतलब लिखा मैंने लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। आपने डॉक्टर कोई प्रोसीजर कर रहा है और उस प्रोसीजर के अंदर बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ, वो लगातार लीक हो रहा है बाहर की तरफ, जैसे एग्जांपल एमनियोसेंटेसिस या सीवीएस कोरियोनिक विलई सैंपलिंग की वजह से। फाइन, आगे मैन का मतलब है मैटरनल कंडीशंस लाइक प्री एक्लाम्सिया। मैटरनल कंडीशन एग्जांपल मैंने आपको क्या रखा है यहां पर, प्री एक्लाम्सिया। अब डबल पी डबल ए आर का मतलब समझते हैं। पी का मतलब प्री टर्म पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, दूसरे पी का मतलब होता है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसको हम शॉर्ट में PROM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PROM। नेक्स्ट ए का मतलब है एमनियोटिक नोडोसम। एमनियोटिक नोडोसम के बाद नेक्स्ट ए का मतलब है क्रोनिक अब्रप्सियो प्लेसेंटा, क्रोनिक अब्रप्सियो प्लेसेंटा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ओलिगोहाइड्रोमनियोज का सबसे बड़ा कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट कोज आपके सामने है, सबसे ऊपर है रीनल एजेनेसिस या फिर यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन या मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज या रीनल डिजीज। ये सब कुछ हमारे स्क्रीन पे था। इट इज ऑल अबाउट द etiology of oligohydramnios. It is the reason for the deficiency of liquor acne. ओके, गाइज अगर सपोज कीजिए आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, एक क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज, कि ओलिगोहाइड्रोमनियोज का मुख्य कारण क्या है। व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए रीनल एजेनेसिस, दैट्स इट, कि किडनी का प्रॉपरली वहां पर उस फीटस में फॉर्मेशन नहीं होना, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ा, और यूरिन आउटपुट नहीं होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम थी वो कम रह गई, मतलब ओलिगोहाइड्रोमनियोज। तो दिस इज दी अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइज। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज इज दी रीनल एजेनेसिस। फाइन, चलिए गाइज अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दी ओलिगोहाइड्रोमनियोज की। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ओलिगोहाइड्रोमनियोज के साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर किसी पेशेंट को ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी में, वैसे बहुत ही रेयरली होता है कि अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी में ओलिगोहाइड्रोमनियोज है तो उसको क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम की कंडीशंस में देयर वुड बी लाइक डिक्रीज abdominal girth, decrease abdominal girth, as compared to gestational age। ओके, तो मैंने क्या लिखा, डिक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, मदर का जो ओवरऑल एब्डोमेन का जो गर्थ है वो कम होगा। किसको कंपेयर करते हुए, प्रेगनेंसी के अंदर जो गेस्टेशनल एज है मदर की, मान लीजिए 32 वीक पे इतना एब्डोमिनल गर्थ होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है, तो गेस्टेशनल एज को कंपेयर करते हुए एब्डोमिनल गर्थ है वो कम है। नंबर 2, डिक्रीज
वेट गेन, ओवरऑल जो वेट गेन है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट वन, यूट्रस विल बी फुल ऑफ फीटस। एक ये टर्म आता है, कई बार एग्जाम में भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें लाइक यूट्रस विल बी फुल ऑफ फीटस, कि एवरीवेयर जहां कहीं भी हम पेल्पेट करें कुछ ना कुछ फीटस का पार्ट फील होगा। वो कौन सी कंडीशन है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस की। देखिए कंडीशन ये है कि यूट्रस है, यूट्रस में मान लीजिए लाइक दिस इज द फीटस, दिस इज द ओवर, दिस एरिया इज द प्लेसेंटा, फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस, वेरी लिमिटेड या बहुत ही कम स्कैंटी एमनियोटिक फ्लूइड है, यूट्रस विल बी फुल ऑफ फीटस। रीजन क्या था, ड्यू टू स्कैंटी एमनियोटिक फ्लूइड, बहुत ही कम एमनियोटिक फ्लूइड है। तो क्या होगा, जब आप मदर के अब्डोमेन को या मदर के यूट्रस को पैल्पेट करोगे, एवरीवेयर कहीं पर आपको उसका एक्सट्रीमिटीज फील होगा, कहीं उसका आपका हेड फील होगा, मतलब यू विल फील द फीटस एवरीवेयर। तो मैंने लिखा है यूट्रस विल बी फुल ऑफ फीटस, मतलब ऐसा लगेगा कि यूट्रस में केवल और अब्डोमेन में केवल बेबी ही है और कुछ नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एक्सेसिव पैल्पेशन ऑफ फीटल बॉडी पार्ट्स, एक्सेसिव पैल्पेशन ऑफ द फीटल बॉडी पार्ट्स। तो गाइज ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स जनरली यहां पर अपीयर होते हैं, कौन सी कंडीशन के अंदर, ओलिगोहाइड्रोमनियोस के अंदर। मेन चीज है अब्डोमिनल गर्थ, अब्डोमिनल गर्थ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बहुत ही कम अब्डोमिनल गर्थ। ऑलराइट, तो अब्डोमिनल गर्थ का कम होना मतलब अब्डोमेन की साइज नहीं बढ़ना। नेक्स्ट वन, वेट गेन नहीं होना, और यूट्रस एकदम से खाली, वैकेंट यूट्रस, एकदम से एम्प्टी यूट्रस, बिकॉज यूट्रस इज फुल ऑफ फीटस। फाइन, एमनियोटिक फ्लूइड है नहीं, लिक्विड एमनी वहां पर है नहीं, तो क्या होगा, फीटस ही फील होगा चारों तरफ और कुछ भी फील नहीं होगा, और हम इजीली जो फीटस के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम पैल्पेट कर पाएंगे। फाइन, ये थे साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू दी ओलिगोहाइड्रोमनियोस। फाइन, ओलिगोहाइड्रोमनियोस को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हाउ कैन वी डायग्नोस ओलिगोहाइड्रोमनियोस। देखिए ओलिगोहाइड्रोमनियोस इज बेस्ट डायग्नोस विद दी अल्ट्रासोनोग्राफी। ऑब्वियसली हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, उससे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर एएफआई, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। मैंने आपको हमारे प्रीवियस सेशंस में भी लाइक प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्यों करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स करने का हमारा पर्पज होता है टू चेक दी मैटरनल वेलबींग और फीटल वेलबींग, कि बेबी जो है वो यूट्रस में सेफ सुरक्षित है या नहीं है। उस चीज के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं, एएफआई मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक करते हैं। फाइन, अब यहां पर बात आती है रिगार्डिंग दी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोस। फाइन, हाउ टू मैनेज दी ओलिगोहाइड्रोमनियोस, कैसे हम इस कंडीशन को जो बहुत ही रेयर कंडीशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। माइल्ड कंडीशन कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली। जो माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोस है उसको हम कंजर्वेटिवली मतलब उसके सिम्टम्स के हिसाब से नॉर्मली हम एट ए होम केयर, घर पे मदर को हम केयर देके भी उसको मैनेज कर सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में, माइल्ड कंडीशंस के अंदर ओनली। अब मुद्दे की बात आती है रियल मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के अंदर advise the mother to increase
ओरल फ्लूइड्स इनटेक। मतलब हमें मदर को एडवाइस करना है कि शी हैज टू इंक्रीज दी ओरल फ्लूइड्स इनटेक, कि जो ओरल फ्लूइड्स है उनके जो इनटेक है उसको बढ़ाना है। मदर को हमें एडवाइस देनी है कि शी हैज टू इंक्रीज दी ओरल फ्लूइड इनटेक, मतलब जो ओरल फ्लूइड मदर ले रही थी उसको हमें बढ़ाना है। मदर को हमें एडवाइस देनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या लेगी, फ्लूइड लेगी, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर मदर में वहां पर क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिया होगा। मदर अगर फ्लूइड ज्यादा लेगी तो मदर के ब्लड में मदर के ब्लड में वाटर का लेवल बढ़ेगा। मदर ने पानी ज्यादा लिया, वाटर का लेवल ऑब्वियसली ब्लड में बढ़ेगा, पानी रीअब्सॉर्ब होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जो मैटरनल ट्रांसफ्यूडेशन है, मैटरनल ट्रांसफ्यूडेशन मतलब मदर की तरफ से जो सीरस फ्लूइड आता है एमनियोटिक कैविटी में वो बढ़ेगा, मतलब ओलिगोहाइड्रोनियस का इलाज हो जाएगा, मतलब वो सही हो जाएगा। तो हम मदर को बोलेंगे कि पानी ज्यादा लीजिए, आपके पानी में से जो सीरम है वो ऑटोमेटिकली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके किधर चला जाएगा, एमनियोटिक कैविटी में चला जाएगा। फाइन, लाइक तो प्लेसेंटा, एमनियोटिक कैविटी, यूट्राइन आर्टरी, व्हाट विल हैपन, अगर फ्लूइड ज्यादा इनटेक करेगा यूट्राइन आर्टरी फ्लो विल बी मोर, यूट्राइन आर्टरी का प्रेशर और फ्लो बढ़ेगा। यहां से जो सीरस फ्लूइड होता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो सीरस फ्लूइड किसमें आ जाएगा, कैविटी में आएगा, इसका नाम होगा एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये कैसा फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड है। हम इस सीरस फ्लूइड को बोलते हैं मैटरनल ट्रांसफ्यूडेशन। हम इसको क्या कहते हैं, मैटरनल ट्रांसफ्यूडेशन कहते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए ये हमारा एक इलाज हो गया। फाइन, नेक्स्ट इसके अलावा हम मदर को और क्या एडवाइस दे सकते हैं।